बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 13वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय प्रसंग में अब तक हमने भूमिका का प्रसंग, उसके पश्चात परमधाम के अंदर प्रवेश करने के प्रसंग में 25 पक्ष परमधाम का नाम, डायरेक्शन, रंगमहल का 7 परिक्रमा और ये नक्शा के द्वारा इन सब स्थानों का लोकेशन, और कल विशेष करके हम चर्चा कर रहे थे ये 25 पक्ष परमधाम जो 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई का है। तो ये परमधाम का 50 करोड़ का हिसाब, रंगमहल 25 पक्ष परमधाम का मध्य भाग में है और रंगमहल के मध्य भाग से चारों तरफ 25-25 करोड़ योजन का हिसाब, और परमधाम के पूर्वी किनार से पश्चिमी किनार तक में और उत्तरी किनार से दक्षिणी किनार तक में पूरा लंबाई चौड़ाई एरिया 50 करोड़ योजन का हिसाब हमने चर्चा किया। उसको एक बार थोड़ा सा अगर रिकैप करा दूं तो जैसे रंगमहल के मध्य भाग से पूर्व तरफ जमुना जी के मध्य तक 4.5 लाख कोष, जमुना जी के मध्य से अक्षरधाम तक 4.5 लाख कोष, अक्षरधाम से जबरू की नहर तक 4.5 लाख कोष, इस तरह से 13.5 लाख कोष का हिसाब हुआ। दक्षिण दिशा की तरफ रंगमहल के मध्य से हाउसगसर के मध्य तक 4.5 लाख कोष, हाउसगसर के मध्य से 24 आंस का महल के मध्य तक 4.5 लाख कोष, 24 आंस के महल से जबरू की नहर तक 4.5 लाख कोष, ये भी 13.5 लाख कोष हुआ। पश्चिम तरफ रंगमहल के मध्य से पश्चिम चौगान तक 5.5 लाख कोष, पश्चिम चौगान का चौड़ाई 4.5 लाख कोष, और पश्चिम चौगान से जबरू की नहर तक बीच में 3.5 लाख कोष। तो इस तरह से पश्चिम तरफ भी 13.5 लाख कोष का हिसाब हुआ। और उत्तर दिशा की तरफ रंगमहल के मध्य भाग से पुखराज जी के मध्य तक 4.5 लाख कोष, और पुखराज जी के मध्य से जबरू की नहर तक 9 लाख कोष, इस तरह से उत्तर तरफ भी 13.5 लाख कोष हुआ। तो इस तरह रंगमहल के मध्य से चारों दिशा के तरफ जबरू की नहर तक में 13.5 लाख कोष का हिसाब हुआ। उसके पश्चात जबरू की नहर का चौड़ाई 4.5 लाख कोष, मणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई 2 करोड़ 32 लाख कोष, बन की नहर की चौड़ाई 1 करोड़ योजन, छोटी रांग का चौड़ाई 9 करोड़ योजन और बड़ी रांग का चौड़ाई 12.5 करोड़ योजन।
ये हिसाब किया। तो इस तरह से रंगमहल के मध्य भाग से बड़ी रांग के बाहरी किनार तक एक तरफ देखें तो ये 25 करोड़ योजन का हिसाब होता है, और उसी तरह दूसरी तरफ भी 25 करोड़ योजन का हिसाब होने से 50 करोड़ योजन का लंबाई चौड़ाई ये परम धाम का हिसाब हुआ। तो ये हमने कल चर्चा किया, और ये दिल दिमाग में हिसाब बिठा करके याद करके आइए करके कहा था। मुझे जहाँ तक विश्वास है आप सब ने इसको याद किया है, दिल दिमाग में ये बैठ गया है। अब इसी प्रसंग में मैं ये 50 करोड़ योजन हिसाब का कुछ दूसरा मत ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन ये विषय प्रस्तुत करने से पहले ही आपको मैं बोल रहा हूँ, जो पहली बार ये चर्चनी विषय अध्ययन कर रहे हैं, आपके लिए कल जो हिसाब हमने नोट किया है, हिसाब किया है, और जो अब तक आपने याद करके आए, और अभी उसी को हमने एक बार रिकैप किया, इसी को ही दिल दिमाग में बिठाइए। इसको बिल्कुल हलचल करना नहीं है। और मैं तो ये भी कह देता हूँ, जो पहली बार ये चर्चनी अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं, अब कुछ समय यहाँ मैं ये 50 करोड़ का हिसाब दूसरे हिसाब से बता रहा हूँ, उसको बस देखिए, सहजता से अगर पकड़ में आता है, समझ में आता है, तो ये समझ लीजिए कि अच्छा ऐसा भी मत है। अगर थोड़ा सा अब ये भी याद करने से ये भी याद करने से उल्टा कंफ्यूज ही होता है, ऐसा अगर लगे तो कल जो हमने नोट किया है, अभी मैंने जो उसको रिकैप कराया, उसको अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाइए, याद करिए। अब मैं थोड़ा सा यही 50 करोड़ हिसाब में जो चेंज, दूसरी प्रकार का जो हिसाब बताने जा रहा हूँ, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अब ये जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो विषय बताने जा रहा हूँ, वो ये 50 करोड़ का ही हिसाब है, लेकिन कल हमने जिस तरह से हिसाब किया है, नोट किया है, चर्चा किया है, उससे थोड़ा सा अलग है। ये अलग हिसाब मैं इसीलिए यहाँ बता रहा हूँ कि फिर भी कहता हूँ, फर्स्ट राउंड जो ये चर्चनी में प्रवेश कर रहे हैं, आपके दिमाग के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अभी ये नहीं बताना चाहिए था। जो है वही है, उसी को दिल दिमाग में बिठा करके आगे जाना चाहिए था। फिर भी मैं उसको बता रहा हूँ इसीलिए कि कल जाकर के आप चर्चनी के विषय में अन्य विद्वान जनों के द्वारा भी सुनेंगे, अथवा अन्य चर्चनी संबंधी, परमधाम संबंधी किताबों को अध्ययन करेंगे, तब ये 50 करोड़ का हिसाब में कुछ कुछ फर्क, अंतर ऐसा मिलेगा। तब फिर आपको लगेगा हमने तो इस तरह से अध्ययन किया था, इस तरह से समझा था, फिर यहाँ तो ऐसा है। तो ये थोड़ा सा उस समय में जाकर के कंफ्यूज हो सकता है। और दूसरी बात, आप लोगों में से किसी ने इससे पहले थोड़ा कुछ अध्ययन किया है चर्चनी का विषय, परमधाम 25 पक्ष का जो हिसाब, 50 करोड़ का लंबाई चौड़ाई का हिसाब जो पहले अध्ययन किया है, तो अन्य चर्चनी व्याख्याकार अन्य वृत्ति के हिसाब से जो व्याख्या किया है, अन्य वृत्ति शब्द में इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मजली वृत्ति के आधार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके अलावा अन्य वृत्ति में कहीं जो हिसाब लिखा है तो उसमें कुछ अंतर है। तो इसीलिए आपके दिल दिमाग में फिर ये प्रश्न, ये जिज्ञासा बना रहता है कि हमने तो ये सुना था अथवा ये समझा था, यहाँ तो फिर इस तरह से चेंज हुआ करके शुरुआत में ही एक प्रकार का एक उलझन, एक प्रकार का कंफ्यूज जैसा हो सकता है। इसीलिए ये कंफ्यूजन न रहे तो इस विषय में भी प्रश्न करने के लिए मैं अब ये 50 करोड़ के हिसाब को ही
दूसरे हिसाब से, क्योंकि विद्वान का थोड़ा अलग अलग मान्यता होता है इतने सारे विषय में, तो दूसरा मान्यता जो है उसको भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर भी मैं कहता हूं, पहली बार जो चर्चनी के अध्ययन कर रहे हैं, आपको कल जो बताया उसको पूरी तरह से दिल दिमाग में रखना है, और हो सके तो अब अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको भी एक बार देख करके याद करके रखिए, ताकि बाद में जा करके कोई उस हिसाब से व्याख्या करते समय अथवा कहीं किताब में उस हिसाब से लिखा हुआ अगर मिले तो हाँ ये ऐसा है करके उस समय में समझ हो उसके लिए। और इससे पहले जिसने थोड़ा कुछ चर्चनी अध्ययन किया है अथवा सुना है, 50 करोड़ योजन का हिसाब जो किया है, तो जरूर मुझे विश्वास है कल जो हमने 50 करोड़ का हिसाब नोट किया उसमें थोड़ा कुछ फर्क आपको जरूर हुआ है। तो इसीलिए इस विषय को भी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अब मैं यही 50 करोड़ योजन का हिसाब, जो ये मजली वृत्ति के वर्णन के प्रसंग से अन्य व्याख्याकार, अन्य वृत्ति वर्णन करने वाले विद्वान जन जिस हिसाब से वर्णन करते हैं उस हिसाब को भी यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा मत एक ऐसा है, कुछ इसी के अनुसार है, इसी के अनुसार है, मतलब कल जो हमने चर्चा किया है, नोट किया है, उसी के अनुसार है अथवा वैसा ही है, कुछ उससे अंतर है, फर्क है। तो फर्क कहां कहां क्या क्या है और वास्तविकता क्या है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे रंगमहल से पूर्व दिशा की तरफ जबीरों की नहर तक में, रंगमहल से जमुना जी तक में 4.5 लाख कोष कहा, जमुना जी से अक्षरधाम का मध्य तक 4.5 लाख कोष, और अक्षरधाम के मध्य से जबीरों की नहर तक 4.5 लाख कोष करके ये रंगमहल से जबीरों की नहर तक 13.5 लाख कोष का हिसाब जो है, इसमें एक ही मत है, इसमें किसी का मत अंतर नहीं है, सब यही 13.5 लाख कोष का ही हिसाब बताते हैं। ठीक है, एक तो ठीक हुआ। अब दक्षिण दिशा की तरफ आइए। दक्षिण दिशा की तरफ कल हमने जो चर्चा किया वो क्या था, रंगमहल के मध्य से हाउसगोसर के मध्य तक 4.5 लाख कोष, हाउसगोसर के मध्य से 24 आंस का महल तक 4.5 लाख कोष, 24 आंस का महल से जबीरों की नहर तक 4.5 लाख कोष करके रंगमहल के मध्य से सीधा जबीरों की नहर तक आते समय 13.5 लाख कोष का हिसाब चिंतन किया है, हमने नोट किया है। लेकिन दूसरा मत इस विषय में ऐसा है कि अब मैं वो चेंज वाला, फर्क वाला बता रहा हूं, हाँ ध्यान दे करके सुनिए। दूसरा मत है रंगमहल के मध्य से हाउसगोसर के मध्य तक 4.5 लाख कोष, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब उसके बाद फर्क है हाउसगोसर के मध्य से जबीरों की नहर तक 4.5 लाख कोष करके सीधा जबीरों की नहर तक लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रंगमहल के मध्य से जबीरों की नहर तक आते समय हिसाब सिर्फ कितना हुआ, 9 लाख कोष का ही हिसाब हुआ। फिर से बता रहा हूं, रंगमहल के मध्य से हाउसगोसर के मध्य तक 4.5 लाख कोष, और हाउसगोसर के मध्य से जबीरों की नहर तक 4.5 लाख कोष करके रंगमहल के मध्य से जबीरों की नहर तक में आते समय 9 लाख कोष ही हुआ। ये फर्क पड़ा ना, कल हमने जो नोट किया था उसमें 13.5 लाख कोष का हिसाब आया था, और अभी जो बता रहे हैं दूसरे मत के हिसाब से ये 9 लाख कोष का हिसाब हुआ। ठीक है, अब उसको मैं ऐसा कर देता हूं, आपको बाद में समझने में सहज हो उस हिसाब से। कल हमने जो नोट किया था उसको मैं यहां बता देता हूं। जैसे ये जबीरों की नहर के अंदर के हिसाब से देखिए, हाँ ये रंगमहल हो तो रंगमहल से जबीरों की नहर तक में
कल के हिसाब से जो 50 करोड़ का हिसाब किया था उसमें कितना था? 13.5 लाख कोष था। 13,50,000 कोष। मैं पूरा जबीर नहर तक का बता रहा हूं। और रंगमहल के मध्य से जबीर नहर तक दक्षिण दिशा में कितना हिसाब बताया था कल हमने? इसमें भी 13.5 लाख कोष ही है। और पश्चिम दिशा की तरफ भी ये भी 13.5 लाख कोष ही है। और उत्तर दिशा की तरफ भी, ये उत्तर दिशा की तरफ भी 13.5 लाख कोष ही है। सब तरफ बराबर था। लेकिन अब आज हम इसका दूसरा मत, दूसरे प्रकार से जो वर्णन करते हैं उस विषय में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कहा, ये जबीर की नहर के अंदर का एरिया है और ये रंगमहल है। तो जैसे पूर्व दिशा की तरफ पहले ही कहा कि पूर्व दिशा की तरफ रंगमहल के मध्य से जबीर की नहर तक में कितना हिसाब बताया? ये 13.5 लाख ही है। मतलब 13.5 लाख, 13,50,000। और दक्षिण दिशा की तरफ कितना बताया? रंगमहल के मध्य से हाउस कल्चर के मध्य तक 4.5 लाख कोष, हाउस कल्चर के मध्य से सीधा जबीर की नहर तक 4.5 लाख कोष। तो टोटल कितना हुआ? 9 लाख कोष हुआ। ये कितना हुआ? 9 लाख कोष। ठीक है, पूर्व और दक्षिण हुआ। अब पश्चिम दिशा की तरफ देखते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ पहले यहां से देखें। रंगमहल के मध्य से पश्चिम चौगान तक 5.5 लाख कोष ही है, उसमें फर्क नहीं है। अब फर्क कहां है? पश्चिम चौगान का ये चौड़ाई 4.5 लाख कोष है, इसमें भी फर्क नहीं है। इसमें भी फर्क नहीं है। मतलब कल जो हमने हिसाब किया, नोट किया, उसमें भी रंगमहल के मध्य से पश्चिम चौगान तक 5.5 लाख कोष ही बताया और पश्चिम चौगान का चौड़ाई 4.5 लाख कोष ही बताया। लेकिन वहां से भी पीछे और यहां नक्शा में ये पूरा जबीर नहर तक पश्चिम चौगान ने टच किया है, लेकिन यहां बीच में बड़वन का जगह है कह करके यहां बीच में 3.5 लाख कोष का हिसाब वर्णन किया था ना। ये दूसरा मत में ऐसा नहीं है। तो क्या है सीधा हिसाब? रंगमहल का मध्य से पश्चिम चौगान तक 5.5 लाख कोष और ये पश्चिम चौगान को जैसे यहां नक्शा में दिखाया है उसी तरह से सीधा जबीर की नहर तक ही वर्णन करते हैं। और ये पश्चिम चौगान का चौड़ाई 4.5 लाख कोष ही वर्णन करते हैं। तो रंगमहल के मध्य से ये जबीर की नहर तक में कितना हुआ? 5.5 लाख और 4.5 लाख। तो 5.5 लाख और 4.5 लाख कितना हुआ? टोटल 10 लाख हुआ। तो बस रंगमहल के मध्य से जबीर की नहर तक 10 लाख का ही हिसाब दिखाई देता है। तो इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं रंगमहल के मध्य से जबीर की नहर तक में ये 10 लाख। ठीक है, तो ये पश्चिम तरफ का हिसाब हुआ। अब चलते हैं उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में रंगमहल के मध्य से पुखराज जी तक 4.5 लाख कोष और ये जो दूसरा मत हम जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से पुखराज जी के मध्य से सीधा जबीर की नहर तक 4.5 लाख कोष ही हिसाब बताते हैं। कल हमने कितना बताया? इसमें 9 लाख कोष बताया ना। लेकिन दूसरा मत पुखराज जी से जबीर की नहर तक में 4.5 लाख कोष ही हिसाब बताते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें भी रंगमहल के मध्य से जबीर की नहर तक जाते समय कितना हुआ? टोटल हिसाब 9 लाख कोष ही हुआ। तो ये भी यहां पर लिख देता हूं। ये रंगमहल के मध्य से उत्तर दिशा की तरफ जबीर की नहर तक में 9 लाख कोष का हिसाब है। 9 लाख। तो इस तरह से ये वाला वर्णन में
और ये वाला वर्णन में। ये वाला मतलब कल जो हमने वर्णन किया था इसमें, और आज जो दूसरे हिसाब से देख रहे हैं इसमें हिसाब फर्क निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, कल के हिसाब से जो वर्णन किया था उसमें पूर्व दिशा में 13.5 लाख था। अब आज का इसमें 13.5 ही है, पूर्व में तो फर्क नहीं है। बाकी दक्षिण में कल का हिसाब में 13.5 लाख था, आज जो दूसरा हिसाब किया 9 लाख कोष ही है। पश्चिम में कल का हिसाब में 13.5 लाख का था, आज जो दूसरा हिसाब किया 10 लाख का है। और ये उत्तर दिशा में कल का हिसाब में 13.5 लाख ही था, आज जो हिसाब किया इसमें 9 लाख ही है। ये फर्क पड़ा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा फर्क है। अब इसका मतलब देखिएगा, हमने कल 50 करोड़ का हिसाब करते समय तो रंगमहल का मध्य से जबेरू की नहर में 13.5 लाख कोष का हिसाब करने से ही 50 करोड़ का हिसाब सही हिसाब से बैठा है। अब ये आज जो दूसरा हिसाब से किया इसमें तो इधर दक्षिण की तरफ भी 4.5 लाख कोष कम हुआ, उत्तर की तरफ भी 4.5 लाख कोष कम हुआ, और पूर्व की तरफ तो 13.5 का 13.5 ही है, इसलिए उधर कम नहीं है। और पश्चिम की तरफ देखे तो 3.5 लाख उसमें भी कम हुआ, क्योंकि 13.5 लाख पहुंचना था, 10 लाख ही पहुंचा। अब यहां उत्तर दक्षिण में जो 4.5 लाख कोष का हिसाब कम दिखाई दे रहा है, ये कहां जाकर के पूरा होगा। अब दूसरा हिसाब फर्क जो है वो मैं बताता हूं। बाहर के परिक्रमा मतलब ये दूसरी परिक्रमा से अब बाहर निकलते समय जबेरू की नहर की चौड़ाई सबके मत में एक ही है, 4.5 लाख कोष ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये माणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई जो है ना, इसमें फर्क है। माणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई हमने कल कितना बताया है, 2 करोड़ 32 लाख कोष। लेकिन ये आज जो दूसरे हिसाब से हम इसका वर्णन देख रहे हैं, ये मत के हिसाब से वर्णन करने वाले ये माणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई 2 करोड़ 36.5 लाख कोष वर्णन करते हैं। समझ में आई बात, 2 करोड़ 36.5 लाख। तो कितना फर्क पड़ा, कल जो हमने हिसाब किया था 2 करोड़ 32 लाख कहा था, और अभी जो बता रहे हैं 2 करोड़ 36.5 लाख। तो 2 करोड़ तो 2 करोड़ ही है, अब 32 लाख और 36.5 लाख कितना अंतर हुआ, 4.5 लाख अंतर हुआ ना। बस ये क्या हुआ, यहां अंदर जो 4.5 लाख कोष का हिसाब कम हुआ, इसमें ये माणिक पहाड़ के हद में जाकर के वो जुड़ करके 36.5 लाख कोष का हिसाब हुआ। इसीलिए अंतिम में फाइनल हिसाब चाहे ये कल जो वर्णन किया ये प्रक्रिया से हो, चाहे आज जो वर्णन किया इस प्रक्रिया से हो, 50 करोड़ ही पहुंचता है। लेकिन फर्क क्या हुआ, ये कल वाला वर्णन में रंगमहल से जबेरू की नहर के बीच में 13.5 लाख कोष का हिसाब हुआ, इसीलिए माणिक पहाड़ के हद में 2 करोड़ 32 लाख हुआ। लेकिन आज जो दूसरे हिसाब से हम देख रहे हैं, रंगमहल से जबेरू की नहर तक में 9 लाख कोष हुआ, तो यहां को जो 4.5 लाख कोष वो माणिक पहाड़ के हद में 2 करोड़ 32 लाख की जगह में 2 करोड़ 36.5 लाख का हिसाब हुआ। इस तरह से पहुंचने के लिए उत्तर दक्षिण 50 करोड़ का ही हिसाब पहुंचता है। मतलब रंगमहल के मध्य भाग से उत्तर और दक्षिण दोनों किनार में 25-25 करोड़ का हिसाब ही पहुंचता है। लेकिन ये आज हमने दूसरा हिसाब से जो वर्णन किया है, इसमें ध्यान दे करके देखिए, इसमें उत्तर दक्षिण तो 25-25 करोड़ होकर के 50 करोड़ हुआ, लेकिन पूर्व पश्चिम का हिसाब सही हिसाब से नहीं बैठता है। इसका कारण क्या है, देखिए यहीं उत्तर दक्षिण तो जबेरू की नहर से अंदर
इधर दक्षिण तरफ भी 9 लाख कोस, उत्तर तरफ भी 9 लाख कोस बराबर था। लेकिन यही रंगमहल के मध्य से पूर्व तरफ जबेरू की नहर तक में कितना है? 13.5 लाख कोस। और पश्चिम तरफ कितना है? 10 लाख कोस। इसीलिए ये पूरा हिसाब देखिए तो जबेरू की नहर के अंदर, जबेरू की नहर के अंदर ये पूर्व किनार से पश्चिम किनार तक जाते समय ये पूरा हिसाब कितना हुआ? ये 13.5 और ये 10 लाख करते समय 23.5 लाख कोस हुआ। जबेरू की नहर के भीतरी किनार, पूर्व किनार से लेकर के पश्चिमी किनार तक, इसमें 23.5 लाख कोस का हिसाब हुआ पूर्व पश्चिम। लेकिन उत्तर दक्षिण को देखिए तो, उत्तर दक्षिण रंगमहल के मध्य से उत्तर तरफ 9 लाख, दक्षिण तरफ 9 लाख, तो 9 9 18 लाख हुआ। तो अब क्या हुआ हिसाब? पूर्व पश्चिम 23.5 लाख कोस और उत्तर दक्षिण 18 लाख कोस। तो ये पूरा गोल आकार नहीं हुआ ना, लगभग ऐसे अंडाकार में हुआ। ये पूरा गोल में नहीं है। ये पूर्व पश्चिम 23.5 लाख लंबाई हुआ और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 18 लाख ही हुआ। अब जबेरू की नहर के अंदर ही ये अंडाकार यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर न होने के बाद बाहर जबेरू की नहर का चौड़ाई, मानिक पहाड़ का हद का चौड़ाई, बनकी नहर की चौड़ाई, छोटी रांग का चौड़ाई, बड़ी रांग का चौड़ाई, तो चारों तरफ एक समान है। इसीलिए ये वाला वर्णन, ये जो सेकंड वाला वर्णन, जो दूसरा मत आज हम जो यहां जोड़ रहे हैं, ये वाला मत में परमधाम जो है वो पूरा 50 करोड़ योजन का लंबाई चौड़ाई हिसाब ही नहीं बैठता है। उत्तर दक्षिण तो 50 करोड़ ही होता है, लेकिन पूर्व पश्चिम उससे ज्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? एकदम गोलावृत्त में नहीं होता है। लेकिन कल हमने जिस हिसाब से वर्णन किया है उस हिसाब से देखते समय बिल्कुल देखिए, जबेरू की नहर के अंदर ही चारों तरफ 13.5 लाख कोस का है, इसलिए अंदर ही पूरा गोलावृत्त में है, जिसके कारण पूरा 50 करोड़ योजन का हिसाब लंबाई चौड़ाई में एक सूत भी ज्यादा कम नहीं होता है। ये अलग अलग 2 प्रकार का मान्यता अथवा हिसाब है। ठीक है। अब इसमें ज्यादातः चर्चनी व्याख्या करने वाले आज जो दूसरा मत करके वर्णन किया, इस हिसाब से ही वर्णन करते हैं। और कल हमने जिस हिसाब से नोट किया और जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये दीनदयाल गुरुजी ने ये मजली वृत्ति में वो वाला हिसाब मतलब रंगमहल के सेंटर से चारों तरफ 13.5 लाख कोस का हिसाब होना और माणिक पहाड़ के हद में 2 करोड़ 32 लाख कोस का हिसाब होना, इस बात को व्याख्या किया है। इसीलिए यहां ये नक्शा में, जैसे हमने कल भी बताया कि ये नक्शा में तो सीधा ये पश्चिम का चौगान जबेरू की नहर तक टच करके दिखाया है, परंतु इसमें ये जो चर्चनी पॉट है, इसके अंदर अभी मैं बाद में दिखाऊंगा इसको खोल करके, इसके अंदर परमधाम का नक्शा ही 2 नक्शा वर्णन करके दिखाया है। और इस विषय में मैंने पहले ही कहा हूं, ये चर्चनी पॉट में कितने सारे नक्शा नंबर 1 और नक्शा नंबर 2 करके है। तो नक्शा नंबर 1 जो है वो परंपरागत वर्णन जैसा है वैसा ही रख दिया है। नक्शा नंबर 2 करके जहां कहीं भी ये नक्शा के अंदर आता है, उसमें दीनदयाल गुरुजी ने प्राणनाथ जी की वाणी के चौपाई के ही चिंतन के आधार पर उसको खुलासा करके नया नक्शा में जोड़ करके रख दिया है। तो नक्शा नंबर 1 में ये जबेरू की नहर तक पश्चिम चौगान का नक्शा है, लेकिन नक्शा नंबर 2 में ये पश्चिम चौगान और जबेरू की नहर के बीच में
खाली जगह जहां पर बड़ो वन का एरिया है, ये नक्शा दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, तो इस तरह से पुराना एक मत ये था जिसमें हिसाब थोड़ा सा अंडाकार बैठता था, और अब इस तरह से एक नया प्रकार का डिजाइन फिर हिसाब में आया। तो ये दोनों मत में, वैसे तो अब विद्वानों का मत है, कितने सारी मत अलग अलग प्रकार का होता है, अब इसको सही और इसको गलत करके भी नहीं बोल सकते हैं, कितनी जगह हमें भावना की बात भी होती है। लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें, यहां सही और गलत के हिसाब से भी वास्तविकता, प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से वास्तविकता को पकड़ने के लिए हम किसको मुख्य रूप में पकड़े, ये विचारणीय बात है। तो इसके लिए मैं कहता हूं, महामती प्राणनाथ जी की वाणी में 25 पक्ष परम धाम का वर्णन प्रसंग में परम धाम का जो डिजाइन है बिल्कुल ही गोलावृत रूप में वर्णन किया है। एक सूत भी न ज्यादा लंबा न ज्यादा चौड़ा, मतलब न कम न ज्यादा, ऐसा वर्णन किया है। तो ये जो आज हमने दूसरा मत वाला वर्णन किया, इसमें तो परम धाम तो लंबाई चौड़ाई में यानी कि अंडाकार में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राणनाथ जी की चौपाई के हिसाब से चिंतन करते समय ये अंडाकार वाला परम धाम का हिसाब सही नहीं बैठता है। ये बिल्कुल गोलावृत वाला जो परम धाम है वो वाला हिसाब सही बैठता है। उसका प्रमाण क्या है? अब मैं ये दोनों मत के लिए निष्कर्ष क्या है उसके लिए मैं आपको प्राणनाथ जी की वाणी में परिक्रमा ग्रंथ का 43वां प्रकरण का चौपाई नंबर 22, 23 और 24, ये 3 चौपाई में देखने के लिए आग्रह करता हूं। उसमें प्राणनाथ जी ने ये परम धाम का आकार का वर्णन किया है कि बिल्कुल ही समतल जमीन है, उसमें कोई उतार चढ़ाव भी नहीं है, और गोलावृत के हिसाब से देखें तो ऐसा शब्द प्रयोग किया है वहां कि ज्यों फिरती थाली, एक गोलावृत फिरती थाली की तरह है, और उसमें एक सूत भी तिल जितना भी चौड़ी तूल यानी कि लंबा चौड़ा ऐसा नहीं है। तो इस तरह से वो परम धाम बिल्कुल ही गिरदवाएं, एक सूद भी चौड़ी तूल नहीं है, इस तरह से वर्णन किया है। तो जैसे मैंने चौपाई का एड्रेस बताया हूं, वो चौपाई आप खुद खोल करके देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो वहां पर एक फिरती थाली की तरह करके वर्णन किया है, और एकदम स्पष्ट रूप में शब्द आता है गिरदवाए चौड़ी ना तूल। गिरदवाए गोलावृत में है, और तूल भर एकदम सूत भर भी उसमें लंबा चौड़ा नहीं है। तो जब ये चौपाई आया तो उस चौपाई के हिसाब से देखते समय कल हमने जो ये हिसाब वर्णन किया, जबीर की नहर के अंदर ही सब तरफ बराबर हिसाब है, इसमें एक तूल भर भी लंबा चौड़ा नहीं होता है। लेकिन ये जो हमने दूसरा मत आज जो प्रस्तुत किया, इसमें जैसे कि कहा पूरा जबीर की नहर के अंदर ही हिसाब फर्क होता है, अंतर होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, यहां यह सवाल उठ सकता है कि माणिक पहाड़ के हद में 2 करोड़ 36.5 लाख कोष का हिसाब ये दूसरा मत वर्णन करते हैं, जिसमें ये मजली वृत्ति के आधार पर जो हम कहे तो उसमें 2 करोड़ 32 लाख कोष का हिसाब है। 4.5 लाख कोष का हिसाब फर्क पड़ा। अब ये 4.5 लाख कोष दोनों में क्या फर्क रहा? जो माणिक पहाड़ के हद में 2 करोड़ 36.5 लाख कोष का हिसाब बताते हैं, उसमें जबीर की नहर और रंग महल के बीच में सिर्फ 9 लाख कोष का ही हिसाब हुआ।
और माणिक पहाड़ के हद को 2,32,00,000 बताने वाला हिसाब में ये रंगमहल से जबलपुर की नहर के बीच में 13.5 लाख कोस का हिसाब हुआ। तो इसमें भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं फिर भी कहता हूं, ये हिसाब में जो बता रहा हूं, पहली बार जो चर्चनी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप इसमें ज्यादा दिमाग लगा करके कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये विषय प्रसंगों को आज इसीलिए यहां पर जोड़ रहा हूं कि कहा मैंने कि अन्य व्याख्या के हिसाब से चर्चनी अध्ययन करने वाले किसी के दिमाग में जो पुराना हिसाब बैठ गया है, तो जो कल मैंने हिसाब बताया है पूरा उल्टा पुल्टा जैसा लगता है। तो इसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूं, और नया जो जा रहे हैं आपको भी ये जानकारी रहे कि बाद में जाकर के ये थोड़ा सा इधर उधर हो तो उस समय में कंफ्यूज ना रहे, उस हिसाब से है। तो अब यहां रंगमहल के मध्य भाग से जबेरों की नहर तक सिर्फ 9 लाख कोस का ही हिसाब ये हो ही नहीं सकता है। इसको तो मैं एकदम गारंटी के साथ में बोल देता हूं। अगर आपने पहले चर्चनी अध्ययन करके रंगमहल के मध्य से उत्तर दक्षिण 9 लाख कोस का हिसाब याद किया है, उस हिसाब से अगर वर्णन किया है, तो बस इतना है करके याद करते ही जाना हो तो ऐसा ही है। लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर से शहूर करके प्रैक्टिकली अगर देखना हो तो मैं ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं कि रंगमहल के मध्य से जबेरू की नहर तक 9 लाख कोस का ही हिसाब से अंदर का वर्णन हो ही नहीं सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पहले चर्चनी अध्ययन कर चुका है। फर्स्ट राउंड जो जा रहे हैं, आप लोग ये सारी बात को समझ नहीं सकते हैं और समझने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे मैंने कहा, रंगमहल से जबेरू की नहर तक में 9 लाख कोस का ही हिसाब हो ही नहीं सकता करके इतना गारंटी के साथ में किसके आधार पर कहा, अब मैं उसका आधार बता देता हूं। जैसे देखिए, रंगमहल से उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस में पुखराज पहाड़ है। ध्यान दे करके सुनिए, पुखराज पहाड़ है, ठीक है। तो उसमें हम बार बार शब्द प्रयोग कर रहे हैं, रंगमहल के मध्य भाग से पुखराज के मध्य भाग तक 4.5 लाख कोस करके, ये तो मध्य से मध्य तक है ना। अब आपने पुखराज को पहले अध्ययन किया है, तो बताइए पुखराज पर्वत का जो गोल चबूतरा है उसका लंबाई चौड़ाई कितना है? उसका लंबाई चौड़ाई है 1,33,333 कोस। पुखराज का लंबाई चौड़ाई चबूतरा का। अब वही पुखराज में 2 घाटी का वर्णन आता है, एक पश्चिम की घाटी, एक उत्तर की घाटी। जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये पुखराज का गोल चबूतरा हो तो ये पूरा चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 1,33,333। अब इसके पश्चिमी किनारे से यहां एक पश्चिम की घाटी और उत्तर तरफ यहां उत्तर की घाटी आता है। घाटी मतलब श्रेणी। अब इसमें हिसाब देखिए, तो पुखराज का गोल चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 1,33,333 है। तो ये पुखराज के सेंटर पॉइंट में खड़ा होकर के दाएं बाएं दोनों तरफ देखते समय 1,33,333 को आधा करिए, 66,000 समथिंग हिसाब रहता है ना। तो यहां सेंटर से लगभग 66,000 में ये उत्तरी किनार तक पहुंचे, 66,000 में दक्षिणी किनार तक पहुंचे। अब उसके बाद ये पुखराज के उत्तरी किनार से भी उत्तर दिशा की तरफ ये घाटी है। तो घाटी का लंबाई कितना है? घाटी का लंबाई है 4 लाख कोस, ठीक है। अब ये पुखराज के सेंटर से यानी मध्य भाग से पुखराज के उत्तरी किनार तक लगभग 66,500 कोस, और ये घाटी का लंबाई 4 लाख कोस। तो सीधा सीधा हिसाब
पुखराज के सेंटर से घाटी के उत्तरी किनार तक पहुंचते समय 4,66,000 कोस तो सीधा हुआ ना। अब आपने पुखराज के मध्य भाग से जबीरू की नहर तक कितना हिसाब बताया है? 4.5 लाख कोस ही हिसाब बताया है। रंगमहल के मध्य से जबीरू की नहर तक में 9 लाख के हिसाब से तो रंगमहल से पुखराज जी तक 4.5 लाख, पुखराज जी से जबीरू की नहर तक 4.5 लाख होकर के तो 9 लाख कोस का हुआ था ना। तो इसमें बारीकी के हिसाब से देखिए तो जबकि पुखराज जी का आधा चबूतरा उत्तर दिशा की तरफ ही 66,000 है और वहां से उत्तर दिशा की तरफ घाटी का लंबाई 4 लाख है और सीधा सीधा पुखराज जी के सेंटर से घाटी के उत्तरी किनार तक पहुंचते समय ही 4,66,000 हिसाब जा चुका है, जबकि आपका हिसाब तो 4,50,000 ही है। तो घाटी तो सीधा जबीरू की नहर के अंदर चला गया, घाटी के लिए ही जगह नहीं पहुंच रहा है ना। और उसके बाद बड़ोवन, मधुवन, महावन, ये 3 वन है ना, पुखराज को पूरा घेर करके निकला है। मतलब ये नक्शा में देखिए तो जैसे यहां लाल चबूतरा के उत्तर दिशा की तरफ से ये बड़ोवन, मधुवन, महावन गया है, तो ये पुखराज के उत्तर दिशा की तरफ से तीनों वन ने घेर करके ये पूर्व की तरफ आकर के फैला हुआ है। अब घाटी के लिए ही जगह नहीं पहुंचा है, घाटी का हिसाब ही जबीरू की नहर के अंदर पहुंच चुका है, तो बड़ोवन, मधुवन, महावन को कहां विस्तार करेंगे? यह सवाल उठता है यहां पर। इसीलिए मैं फिर भी बोल रहा हूं, रंगमहल के मध्य भाग से पुखराज जी के मध्य तक 4.5 लाख कोस और पुखराज जी के मध्य भाग से जबीरू की नहर तक 4.5 लाख कोस करके ये 9 लाख कोस का हिसाब जो वर्णन करते हैं ना, जो प्रक्रिया आज हमने यहां पर बताया है, ये हिसाब पुखराज की डिजाइन बनने में ही साथ नहीं देता है। जिसने पुखराज को पहले अध्ययन किया है इसको थोड़ा सा सहूर करके देखिएगा। तो इसीलिए यहां पुखराज जी से जबीरू की नहर तक 9 लाख कोस का जगह है। तो 9 लाख कोस का जगह होने के बाद क्या हुआ? आराम से घाटी का एरिया भी हुआ और उसके बाद फिर आगे बड़ोवन, मधुवन, महावन घूमने का जगह भी हुआ। और जो माणिक पहाड़ के हद की अगर बात करेंगे तो माणिक पहाड़ की हद 2,32,00,000 कोस का हिसाब में जो आ रहा है, उसमें चाहे 2,32,00,000 हो चाहे 2,36,50,00,000 हो, आखिर माणिक पहाड़ का जो चबूतरा तो मध्य में 16 लाख कोस के लंबाई चौड़ाई में उठना है, इसलिए वहां पर जगह कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो ये है लॉजिक, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पश्चिम चौगान से पश्चिम तरफ बड़ोवन का जगह है करके जो बताया, और मैंने बोला हूं ये पॉट में वो नक्शा है करके, तो उस नक्शा को भी हम देखेंगे। तो यहां पश्चिम चौगान से जबीरू की नहर के बीच में जो हिसाब 3.5 लाख कोस का हिसाब है, अगर वो हिसाब को हम नहीं रखेंगे तो फिर वही वाली बात है, ये अंदर का हिसाब ही समगिर्द में नहीं रहता है और प्राणनाथ जी ने जैसे एकदम फिरती थाली की तरह जो परमधाम का वर्णन किया है उस हिसाब से डिजाइन नहीं बैठता है। तो इसीलिए 50 करोड़ का हिसाब प्रसंग में अलग अलग मत जरूर दिखाई दिया, परंतु प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से और परमधाम की निशानी का वर्णन के हिसाब से भी देखते समय कल जो हमने हिसाब फाइनली नोट किया है, याद किया है, वही सही हिसाब से बैठता है। अब मैं आपको जैसे पहले कहा मैंने, ये पश्चिम चौगान से पश्चिम दिशा की तरफ बड़ोवन की जगह ये पॉट में नक्शा में दिखाया है करके वो नक्शा को दिखाता हूं, जिसमें 25 पक्ष परमधाम का नक्शा का झलक भी है। तो यहां पर ये नक्शा नंबर 110 और 111 इसमें अब हम अच्छी तरह से देखेंगे। अब देखिए, जैसे कहा ये नक्शा नंबर 110 है और ये नक्शा नंबर
111 है। ठीक है, और ये नक्शा भी 25 पक्ष परम धाम का ही नक्शा है। अच्छी तरह से देखिए, ये नक्शा भी 25 पक्ष परम धाम का ही नक्शा है, और ये दोनों 25 पक्ष परम धाम का नक्शा है। और यहां पर देखिए तो श्री परम धाम के 25 पक्ष नंबर 1, और यहां देखिए श्री परम धाम के 25 पक्ष नंबर 2। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, ये पॉट में जहां कहीं भी इस तरह से नंबर 1 नंबर 2 करके नक्शा आता है, नंबर 1 पुराना जो परंपरागत वर्णन के हिसाब से ही है, और नंबर 2 में गुरुजी दीनदयाल जी महाराज ने चौपाई के ही चिंतन के आधार पर जो नया विजन दर्शन हुआ, उसको 2 नंबर नक्शा के द्वारा क्लियर किया है। तो पहले तो मैं ये पूरा 25 पक्ष परम धाम इसी नक्शा के द्वारा दिखाता हूं। कल हमने वो बड़ा नक्शा में देखा, लेकिन अब बड़ा नक्शा हर किसी के साथ में रहे न रहे, बाद में अपने स्वाध्याय के लिए भी, तो यही चर्चनी पॉट के नक्शा के द्वारा ही 25 पक्ष को देखना होता है। तो इसीलिए देखिए, यही नक्शा पूरा 25 पक्ष परम धाम का नक्शा है। तो यहां देखिए तो सबसे मध्य में यहां छोटा सा है, तो ये है रंगमहल, यहां छोटा सा है, ये रंगमहल है। अब रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके जो 7 परिक्रमा की बात की, तो 7 परिक्रमा में जैसे पूर्व में चांदनी चौक कहा, तो यहाँ बिल्कुल छोटा है चांदनी चौक, दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़बन का एरिया इसी के अंदर है। और दूसरी परिक्रमा में पूर्व में 7 घाट, ये जमुना जी, ये अक्षरधाम, दक्षिण में ये कुंजनी कुंजवन, देखिए ये कुंजनी कुंजवन है, ये हौज कौसर तालाब है, और ये 24 आंस का महल है। फिर पश्चिम में अन्नवन दुबदुलीचा, और ये पश्चिम का चौगान है। और उत्तर में ये बड़ोवन मधुवन महावन होकर के ये पुखराज जी है। तो ये दूसरी परिक्रमा पूरा हुआ। ठीक है, अब इसी नक्शा में तीसरी परिक्रमा, ये देखिए ये वाला जो है ये तीसरी परिक्रमा है, और इसमें 32 पहाड़ ही दिखाया है। और चौथी परिक्रमा ये माणिक पहाड़ का हद है, देखिए ये सफेद में दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक पहाड़ में माणिक पहाड़ है, और बाकी ये माणिक पहाड़ का हद है। और ये 5वीं परिक्रमा बन की नहर है, और ये 6ठी परिक्रमा ये छोटी रांग है, और ये 7वीं परिक्रमा ये बड़ी रांग है। ठीक है, अब ये बड़ी रांग में भी देखिए, यहाँ अग्निकोण में ये नूर सागर करके यहाँ छोटा लिखा भी है, नूर सागर। दक्षिण दिशा में नीर सागर, नैऋत्य कोण में क्षीर सागर, पश्चिम दिशा में दधि सागर, वायव्य कोण में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, ईशान कोण में रस सागर, और पूर्व दिशा में सर्वरस सागर करके इसी के अंदर पूरा 25 पक्ष परम धाम का डिजाइन है। और ये जैसा है इसमें भी सेम है, इसमें भी देखिए नक्शा वही वाली बात है, रंगमहल, चांदनी चौक, बड़ पीपल चौकी, फूलबाग नूरबाग, लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़बन, फिर दूसरी परिक्रमा में 7 घाट, जमुना जी अक्षरधाम, कुंजनी कुंजवन, हौज कौसर तालाब, 24 आंस का महल, फिर पश्चिम में अन्नवन दुबदुलीचा पश्चिम चौगान, उत्तर में बड़ोवन मधुबन महाबन पुखराज जी, फिर तीसरी परिक्रमा ये जमुना की नहर, चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ और माणिक पहाड़ का हद, 5वीं परिक्रमा ये बन की नहर, 6ठी परिक्रमा ये छोटी रांग, और 7वीं परिक्रमा ये बड़ी रांग, जिसमें 8 सागर 8 जिमी है। ठीक है, अब दोनों एक ही प्रकार का डिजाइन है। तो यहां नक्शा नंबर 1 और नक्शा नंबर 2 करके 2 नक्शा रखा है परम धाम का ही। तो आप बारीकी से एक बार देखिए तो ये दोनों नक्शा में क्या अंतर है, बारीकी से देखिए एक बार, आपको कुछ अंतर मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने देखे होंगे, अब समय को देखते हुए मैं खुद बता देता हूं, सारा नक्शा एक समान है, लेकिन ये पश्चिमी चौगान देखिए तो ये नक्शा नंबर 1 में पश्चिम चौगान देखिए, और ये नक्शा नंबर 2 में पश्चिम चौगान देखिए, उसमें अंतर है। नक्शा नंबर 1 में पश्चिम चौगान कैसा है, ये पश्चिमी किनार जो है पश्चिम चौगान का जमुना की नहर की भीतरी किनार के साथ में जुड़ करके है। और ये नक्शा नंबर 2 में पश्चिमी किनार देखे तो ये चौरस में आया है, मतलब पश्चिमी किनार भी सीधा है, और ये जमुना की नहर और पश्चिम चौगान के बीच में यहां पर
खाली जगह है जहां पर बड़ोबन का जगह है। तो कल हम जो 25 पक्ष परम धाम का 50 करोड़ का हिसाब कर रहे थे, तो उसमें कहा था कि रंगमहल के मध्य भाग से पश्चिम चौगान तक 5.5 लाख कोस, पश्चिम चौगान का चौड़ाई 4.5 लाख कोस और पश्चिम चौगान से जबेरू की नहर तक 3.5 लाख कोस करके रंगमहल के मध्य भाग से जबेरू की नहर तक जो 13.5 लाख कोस का हिसाब वर्णन किया था ना, ये नक्शा के हिसाब से सही बैठता है। और ये नक्शा नंबर 1 में जो पश्चिम चौगान है ये पूरा जबेरू की नहर तक ही टच किया है। तो जबेरू की नहर तक टच करने के बाद तो हिसाब वही वाली बात है, सीधा पश्चिम चौगान 4.5 लाख कोस कहा और जबेरू की नहर में पहुंचा तो ये परम धाम का डिजाइन अंडाकार हुआ। जो आज हमने जो हिसाब का वर्णन किया ये पुराना परंपरा है। लेकिन इसमें ये जिसके लिए मैंने चौपाई का एड्रेस बताया हूं आपको, परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 43 का चौपाई नंबर 22, 23 और 24 के द्वारा परम धाम का पूरा गोलावृत आकार को देखिए, तो उसके आधार पर ये नक्शा नंबर 2 में ये पश्चिम चौगान से पश्चिम की तरफ 3.5 लाख कोस की जगह हमें बड़ोबन का जगह, और ये पुखराज जी से उत्तर दिशा की तरफ 9 लाख कोस का हिसाब होना, और इधर दक्षिण की तरफ भी हौज कौसर से 24 सांस के महल तक 4.5 लाख कोस और 24 सांस के महल से जबेरू की नहर तक 4.5 लाख कोस होकर के वो 9 लाख होना, यानी कि रंग महल के सेंटर से चारों तरफ 13.5 लाख कोस का हिसाब होना। उस चौपाई के आधार पर ये नक्शा नंबर 2 में उस हिसाब से वर्णन हुआ है। ठीक है, ये दोनों नक्शा में जो अंतर है उसके हिसाब से भी हम चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आइए, तो इस तरह से हमने इसी पार्ट के 2 नक्शा के आधार पर भी देखा। तो जो मैं यहां से बता रहा था ये पश्चिम चौगान का डिजाइन जो नक्शा नंबर 1 में हमने पार्ट के नक्शा से देखा, और नक्शा नंबर 2 में जो फर्क है तो वो भी हमने देखा। तो इस तरह से पहले हमें 25 पक्ष परम धाम का लोकेशन के साथ में 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई का हिसाब एक आइडिया के लिए हो, उस हिसाब से हम कल चर्चा कर रहे थे। तो उसमें तो सीधा सीधा जिस हिसाब से हमें पकड़ना है, चिंतन करना है, तो उसको मैंने कल बताया, और वो एक बार दिल दिमाग में बैठने के बाद वैसे हमारा विषय सीधा रंगमहल शुरू करना था, परंतु मैंने विचार किया कि आप लोगों में से किसी ने पहले थोड़ा कुछ चर्चनी अध्ययन किया है, सुना है, तो जरूर आपके दिमाग में तो हिसाब तो कल मैंने जिस हिसाब से नोट करा है उस हिसाब से तो नहीं है, फर्क है। और जो फर्स्ट राउंड जा रहे हैं आप लोग भी भविष्य में जा करके अन्य विद्वानों से सुनेंगे अथवा अन्य किताबों में पढ़ेंगे, तो उस समय में तो इससे तो अलग हिसाब होगा, तो वहां जाकर के फिर कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए ये दूसरी प्रक्रिया जो है इसको भी मैंने बता दिया हूं, और फिर भी कहता हूं ये जो मजली वृत्ति के अंदर जो परमधाम का वर्णन है और ये पाठ के अंदर जो वर्णन है परंपरागत हिसाब से जो आया है वो तो है ही, लेकिन उससे कुछ अलग डिजाइन, थॉप डिजाइन वो भी है, लेकिन वो चौपाई के आधार पर ही प्रमाणित होता है। तो उस हिसाब से हमें चिंतन करना होता है। फिर भी मैं अंत में कहता हूं कल जो हिसाब दिल दिमाग में बैठ गया है उसको समझ करके आज जो बात मैंने दूसरी प्रक्रिया से हिसाब बताया ये भी सहजता से समझ सकते हैं तो ठीक है। अगर कल का हिसाब सही हिसाब से बैठ गया था, आज दूसरे हिसाब से वर्णन होने से थोड़ा कंफ्यूज जैसा हुआ, जैसा अगर अभी भी आपको लग रहा है, तो फिर मैं कहता हूं फर्स्ट राउंड जो चर्चनी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं पूरा आज का क्लास दिमाग से ही डिलीट कर दीजिए। ठीक है, वैसे मैंने पूरा आज का क्लास टाइम कवर किया हूं इसके लिए, लेकिन ये नया दिमाग को अलग अलग हिसाब बता करके कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। दूसरी प्रक्रिया से जिसके दिमाग में है, आपके दिमाग में
इस बात की स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने ये प्रयास किया हूं। अब यहां क्या करें, प्रस्तुत करते समय खास करके देखें तो फर्स्ट राउंड जो जा रहे हैं उनके लिए सहज हिसाब से ये सारी बात को समझने के लिए एक ही प्रक्रिया जो है वही है, सीधा सीधा ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके ही जाना होता है। वैसे तो कितनी सारी बातों में विद्वानों का अलग अलग मत तो होता ही है, लेकिन फर्स्ट राउंड जो जा रहे हैं वो अलग अलग मत, किसी के मत में ये है किसी के मत में ये है करके बोलने से एक प्रकार का उलझन होता है। इसीलिए सीधा जो है वही है उसको बता करके, उसको पकड़ा करके अथवा उसी को पकड़ करके जाना होता है। फिर भी अब आप लोगों में से कोई भी जो पहले अध्ययन किया, थोड़ा कुछ जो जानकार वाले हो और उसके साथ में हिसाब तालमेल न बैठे तो फिर उनके दिमाग में भी इन सारी बातों को स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य होता है। और आप जो फर्स्ट राउंड जा रहे हैं आपको भी भविष्य में जा करके अन्य विद्वानों के द्वारा सुनते समय, अलग मत सुनते समय, फिर हमने तो पहले ये पढ़ा था, ये सुना था, फिर ये आया, ऐसा कंफ्यूज भी हो सकता है। इसीलिए न चाहते हुए भी कितनी जगह हमें जो विद्वानों का अलग अलग मत का जो प्रसंग है वो जोड़ना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ये। मुझे पता है फर्स्ट राउंड जाने वाले दिमाग को ये थोड़ा सा समस्या बनता है, फिर भी अब आप लोग सब जानकार है, इतना पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो इसी विश्वास के आधार पर ये जो प्रसंग मैंने आज जोड़ दिया हूं, दोनों हिसाब को आप देखिए, चिंतन करिए। और मैं ये भी नहीं कहता हूं फिर कि जो आज जो दूसरा मत वाला वर्णन किया ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा हूं ये सही और गलत वाली बात नहीं है। कितनी जगह में विद्वानों का अपना अपना मत, अपने अपने चिंतन की बात होती है, परंतु निर्णय के बिंदु में जाते समय हमें प्राणनाथ जी के चौपाई के प्रमाण के आधार पर निर्णय करना होता है। उसके लिए मैंने चौपाई का एड्रेस भी बताया हूं। और रंगमहल से उत्तर दिशा की तरफ जबीर की नहर तक में सिर्फ 9 लाख कोष का ही हिसाब में पुखराज जी का डिजाइन नहीं बैठता है, ये भी मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण बताया हूं। ये तो जिसने पुखराज अध्ययन किया है वही समझ सकते हैं, अगर नहीं भी किया हो तो ये बात अभी आपके दिमाग में थोड़ा कुछ जो भी बैठा है, बाद में जब पुखराज जी का प्रसंग अध्ययन करेंगे तो आप सब अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कल जो 50 करोड़ योजन का हिसाब हमने वर्णन किया था उसी को दूसरे ढंग से और दोनों के बीच की तुलना के हिसाब से आज हमने चर्चा किया। तो इसी प्रसंग में ही आज का समय पूरा हुआ। तो अब आज हम यही विश्राम देंगे। अब कल से रंगमहल का विषय प्रारंभ होगा, क्योंकि अब तक देखिए समग्र में 25 पक्ष परमधाम का लोकेशन, डायरेक्शन, रंगमहल और 7 परिक्रमा हुआ और ये 50 करोड़ का हिसाब भी हुआ। अब ये सब लोकेशन को देखने के बाद अब विषय वस्तु प्रारंभ होगा रंगमहल के लिए। अब रंगमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए कितने सारे टेक्निकल शब्द होता है, वो शब्द का परिचय लेना होता है। पहले हम वो शब्द का परिचय लेंगे, उसके बाद फिर रंगमहल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मैंने पहले से ही बार बार बोलता आया हूँ कि 25 पक्ष परमधाम का लोकेशन और रंगमहल का एक भौम खड़ा करने तक में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सहज हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल से रंगमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रासंगिक शब्दावली परिचय होते हुए फिर अंदर प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।